नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार चुनाव के मद्देनजर बयानबाजियों का दौर तेज हो गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर जमकर निशाना साधा। बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक हिंदुस्तान अडानी अंबानी और नरेंद्र मोदी का, दूसरा हिंदुस्तान आपका यानी गरीब किसान मजदूर और हमारा है। आज हालत ऐसी है कि लोगों को मेहनत करने के बाद भी रोजगार नसीब नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि अडानी अंबानी चीन का माल उठाकर यहाँ बेचें और आप लोग खरीदते रहें। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने युवाओं से कहा है कि बीजेपी ने इंटरनेट का डेटा इतना कम कर दिया है कि युवा रील बना सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका रील का पैसा अंबानी की जेब में जाता है। आज देश में सड़क, सीमेंट, विंड पावर, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सारे के सारे काम अडानी अंबानी के हवाले कर दिए गए हैं। आप लोगों ने जो फोन पकड़ रखे हैं, इसके पीछे आपको मेड इन चाइना लिखा नजर आएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि फोन पर मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार लिखा हो और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। हम चाहते हैं कि चीन का युवा मेड इन बिहार वाला फोन कैमरा चलाए, मगर ये काम नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते क्योंकि उनमें दम नहीं है। कांग्रेस ने गुरुवार 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार की एनडीए सरकार पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर तीखा हमला बोला। पार्टी ने आरोप लगाया कि संकट मोचक सरकार के शासन में राज्य की बेटियां असुरक्षित हैं और महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध चरम पर है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री बिहार में महिलाओं से वोट मांग रहे हैं, जबकि राज्य में महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने पटना में 11 वर्षीय दलित बच्ची की मौत, मुजफ्फरपुर आश्रय गृह कांड और हाल ही में बेगूसराय में 13 वर्षीय बच्ची की हत्या जैसे मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार की संवेदनशीलता खत्म हो गई है। जयराम रमेश ने पूछा कि इतने मामलों के बाद प्रधानमंत्री को बिहार की महिलाओं से वोट मांगने का क्या नैतिक अधिकार है। उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता अब बदलाव का मन बना चुकी है और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। महाराष्ट्र में किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पूर्व विधायक बच्चू कडू के नेतृत्व में किसानों ने नागपुर हैदराबाद हाईवे NH-44 पर नाकाबंदी कर दी, जिससे घंटों ट्रैफिक जाम रहा। इस आंदोलन को राजू शेट्टी किसान सभा और एनसीपी शरद पवार गुट का समर्थन मिला है। हालात बिगड़ने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए प्रदर्शनकारियों को शाम 6 बजे तक सड़क खाली करने का आदेश दिया, क्योंकि जाम से एम्बुलेंस और जरूरी सेवाएं प्रभावित हो रही थीं। बाद में मंत्री पंकज भोयर और आशीष जायसवाल किसानों से मिले और उन्हें मुख्यमंत्री फडणवीस से मुंबई में बातचीत का प्रस्ताव दिया, जिसे किसानों ने स्वीकार कर लिया। बच्चू कडू ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने कर्ज माफी पर ठोस फैसला नहीं लिया तो आंदोलन फिर से शुरू होगा और 31 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। किसानों की मुख्य मांगे हैं पूर्ण ऋण माफी, फसल नुकसान का मुआवजा, MSP की घोषणा और दिव्यांगों को 6,000 रूपए मासिक भत्ता। वहीं सीएम फडणवीस ने कहा कि सरकार किसानों की मदद के लिए 32,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज बांट रही है और कर्ज माफी पर विचार के लिए समिति बनी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच दक्षिण कोरिया के बुसान में हुई मुलाकात से दोनों देशों के बीच चल रहे व्यापारिक तनाव में बड़ा बदलाव आया है। बैठक के बाद ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका ने चीन से आयातित वस्तुओं पर शुल्क 10% घटाकर 47% कर दिया है। यह फैसला फेंटेनाइल ड्रग तस्करी पर सख्ती, रेयर अर्थ मिनरल्स निर्यात प्रतिबंध हटाने और अमेरिकी कृषि उत्पादों की खरीद पर सहमति के बाद लिया गया। ट्रंप ने बैठक को अद्भुत और ऐतिहासिक बताया और कहा कि चीन अब तुरंत अमेरिकी सोयाबीन की खरीद शुरू करेगा। वहीं चीन ने रेयर अर्थ निर्यात पर से रोक हटाने का भी वादा किया, जिससे अमेरिकी टेक उद्योग को राहत मिलेगी। दोनों देशों ने आगे एक व्यापक व्यापार समझौते की दिशा में काम करने की घोषणा की। ट्रंप ने अप्रैल में चीन दौरे की भी घोषणा की, जबकि शी जिनपिंग आगे चलकर अमेरिका की यात्रा करेंगे। इस समझौते के बाद वैश्विक बाजारों में तेजी और चीनी युआन की मजबूती दर्ज की गई, जिसे विशेषज्ञों ने विश्व अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत बताया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू करने के आदेश के बाद चीन ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT का पालन करेगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने युद्ध विभाग यानी पेंटागन को परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने का आदेश दिया है, क्योंकि अन्य देश भी ऐसा कर रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं और अब वह रूस और चीन के साथ बराबरी की स्थिति में आ जाएगा। अगर यह आदेश लागू होता है तो अमेरिका 33 साल बाद फिर से परमाणु परीक्षण करेगा। अमेरिका ने आखिरी बार 1992 में परीक्षण किया था। CTBT के तहत 1996 से दुनिया में किसी भी परमाणु विस्फोट पर रोक है।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से वैश्विक परमाणु संतुलन और पर्यावरण सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। वहीं चीन ने कहा कि उसे उम्मीद है कि अमेरिका संयम बरतेगा और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का सम्मान करेगा। दिल्ली पुलिस ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में उमर खालिद, शर्जील इमाम, मिरान हैदर और गुलफिशा फातिमा सहित अन्य आरोपियों की जमानत का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने की तैयारी की है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि यह हिंसा अचानक नहीं हुई थी, बल्कि देश में अशांति फैलाने और भारत की छवि को खराब करने की सुनियोजित साजिश थी। हलफनामे में कहा गया कि दंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के समय जानबूझकर कराए गए ताकि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचा जा सके। पुलिस के मुताबिक सीएए के खिलाफ असहमति को सत्ता परिवर्तन अभियान के लिए हथियार बनाया गया। पुलिस ने आरोप लगाया कि अभियुक्तों ने अदालत की प्रक्रिया में जानबूझकर देरी की और मुकदमे को आगे नहीं बढ़ने दिया। पुलिस का कहना है कि यूएपीए के तहत ऐसे मामलों में जेल, जमानत नहीं, नियम लागू होता है। इस हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी और 750 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। असम में कांग्रेस की एक बैठक में अमार सोनार बांग्ला गीत गाए जाने पर शुरू हुआ विवाद अब बढ़ता जा रहा है। यह गीत रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में लिखा गया था और बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। इस मामले पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि यह गीत सभी बंगालियों की भावनाओं से जुड़ा है और भगवा चोल इसे नहीं समझ पाएंगे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वह ग्रेटर बांग्लादेश के एजेंडे को बढ़ावा दे रही है। असम के मंत्री अशोक सिंघल ने कहा कि कांग्रेस अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। इस पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने जवाब में कहा कि बीजेपी बंगाली संस्कृति और रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल वोट के लिए बंगाल के लोगों का इस्तेमाल करती है। यह विवाद अब असम से निकलकर बंगाल की राजनीति तक पहुंच गया है। बेंगलुरु में 25 अक्टूबर की रात को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 24 वर्षीय डिलीवरी एजेंट दर्शन की मौत हो गई। रिपोर्टों के अनुसार दर्शन ने गलती से अपने स्कूटर से एक कार को टक्कर मार दी, जिससे कार का शीशा टूट गया। इस पर गुस्से में कार चालक मनोज कुमार ने यू टर्न लेकर दर्शन का पीछा किया और अपनी कार से उसे कुचल दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। टक्कर के बाद दर्शन और उसका दोस्त वरुण सड़क पर गिर गए, जबकि कार नहीं रुकी। बाद में मनोज और उसकी पत्नी आरती शर्मा घटनास्थल पर कार के टूटे पुर्जे लेने लौटे, जिससे उनकी पहचान हो गई। दोनों को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शुरुआत में यह मामला हिट एंड रन का था, लेकिन वीडियो सबूत मिलने के बाद इसे हत्या में बदल दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पूजा पर कांग्रेस और आरजेडी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के नेता वोट के लिए छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने बुधवार को एनडीए पर आरोप लगाया था कि वो छठ पर्व और यमुना सफाई के वादों का इस्तेमाल वोट बटोरने के लिए कर रही है। इसके एक दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारी सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में शामिल कराने की कोशिश कर रही है। मोदी ने कहा कि उन्हें यात्रा के दौरान छठ के गाने सुनना अच्छा लगता है और एक बार नागालैंड की एक लड़की द्वारा गाया गया गीत सुनकर वे भावुक हो गए थे। मोदी बोले कि जब आपका ये बेटा छठ पर्व को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में जुटा है, तब कांग्रेस और आरजेडी के लोग इस त्योहार को ड्रामा और नौटंकी कहकर उसका अपमान कर रहे हैं। बताइए, क्या कोई वोट के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है? प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि क्या बिहार और भारत की माताएं जो छठ का व्रत रखती हैं, ये सब बर्दाश्त करेंगी? कांग्रेस और आरजेडी के लोग इतने निर्लज्ज हो गए हैं कि आस्था के पर्व को भी राजनीति से जोड़ दिया है। मोदी ने लोगों से अपील की कि जो लोग आस्था का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें जवाब जनता दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बिहार के मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आरजेडी कांग्रेस की पहचान 5 चीजों से है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन, करप्शन बिहार में आरजेडी के जंगल राज की पहचान है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार छठ पर्व के लिए यूनेस्को हेरिटेज टैग हासिल करने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस और आरजेडी के नेता वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी नेताओं के लिए छठ पूजा नाटक है। बिहार की जनता इस अपमान को नहीं भूलेगी। रैली में आए लोगों से सवाल करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने रेलवे को लूटा, क्या वो बिहार में कनेक्टिविटी डेवलप कर पाएंगे? उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज के दौरान आरजेडी के गुंडे वाहन शोरूम लूटते थे। आरजेडी शासन के दौरान अपहरण के 35,000 से 40,000 मामले हुए। पीएम मोदी ने बिहार चुनाव प्रचार के दौरान आरोप लगाया है कि 2 युवाओं की एक जोड़ी जो खुद को युवराज समझती है,
उन्होंने झूठे वादों की दुकान खोली हुई है। उनका इशारा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की ओर था। उन्होंने कहा कि इनमें से एक युवराज देश के सबसे भ्रष्ट परिवार से है, जबकि दूसरा बिहार के सबसे भ्रष्ट परिवार से है। दोनों ही इस वक्त करोड़ों के घोटाले में जमानत पर बाहर हैं। आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा है कि पहाड़ी लोग बिहार को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहाड़ी लोग बिहार को अपना उपनिवेश बनाना चाहते हैं। ये लोग बिहार को कब्जाना चाहते हैं। हम बिहार के लोगों से अपील करते हैं कि इस बार नया बिहार बनाने का सुनहरा मौका है। उन्होंने कहा कि अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो बिहार का पीछे जाना तय है। इन्हें बिहार का भला करना होता तो 12 साल से डबल इंजन की सरकार है और 20 साल से यहाँ शासन में है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.